हेलो स्टूडेंट्स, मैं उप सहसंयोजक यौगिकों की वीडियो लेके आ रहा हूँ जिसमें संकुल यौगिकों का नामकरण चल रहा था। क्या चल रहा था? 12th केमिस्ट्री में संकुल यौगिकों का नामकरण और संकुल यौगिकों के नामकरण के मैंने नियम बता दिए थे आपको। और आज मैं बताता हूँ कि जो 5 प्रकार के जो संकुल यौगिक होते हैं उन सभी के नामकरण बताता हूँ। पहला है संकुल यौगिक सरल धनायन व संकुल ऋणायन से निर्मित संकुलों का आयुपेशी नामकरण। ठीक है, मतलब ऐसे संकुल यौगिक जो सरल धनायन व संकुल ऋणायन से निर्मित हों। इसका एग्जाम्पल है K4FeCN का होल 6, ठीक है, और K3FeCN का होल 6, Na2NiEDTA, ठीक है, और K3FeC2O4 का होल थ्राइस। ये सभी संकुल यौगिक ऐसे हैं जो कि सरल धनायन और संकुल ऋणायन से मिलित मतलब बने हुए हैं। कैसे पहचानेंगे इसको कि ये सरल धनायन और संकुल ऋणायन से निर्मित हैं? इनको आप ऐसे वियोजित कर देंगे या जल में घोल देंगे। जल में इनका क्या कर देंगे? वियोजन कर देंगे। तो देखो यहाँ पोटेशियम धनायन कितने प्राप्त हुए? 4 पोटेशियम धनायन प्राप्त हुए, ठीक है, जल में एक्वस। और ये बड़ा संकुल ऋणायन प्राप्त हुआ FeCN का होल 6। इसके ऊपर कितना आवेश आ जाएगा? 4-। तो आप समझ गए होंगे कि पहला जो संकुल है ये सरल धनायन हो गए, ये पोटेशियम धनायन, ये सरल धनायन हो गए। ये क्या हो गए? सरल धनायन। और ये क्या हो गया? संकुल ऋणायन। ठीक है, इससे मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो इस वाले यौगिक का हमें नामकरण करना होगा तो ध्यान रखें कि मैंने आपको नाम बताया था कि किसी संकुल यौगिक में सरल धनायन की जो संख्या है 4, उनका उल्लेख नहीं करेंगे, उनकी संख्याओं का उल्लेख नहीं करेंगे। इसको केवल हम क्या लिखेंगे? पोटेशियम लिखेंगे। क्या लिखेंगे? पोटेशियम। टेट्रा पोटेशियम नहीं लिखेंगे। और सरल धनायन और संकुल ऋणायन के बीच में थोड़ा सा गैप रखेंगे। बीच में क्या रखेंगे? गैप। अब यहाँ पर देखो कि इस संकुल ऋणायन में सबसे पहले लिगेंड की संख्या लिखेंगे हेक्सा, फिर लिगेंड का नाम लिखेंगे CN का साइनो, फिर धातु का नाम। मैंने आपको बताया था कि संकुल ऋणायन में धातु के नाम के अंत में 8 लगाते हैं। क्या लगाते हैं? धातु के नाम के अंत में 8 लगाते हैं। अगर उस धातु का लैटिन नाम है तो आपको पता है यहाँ आयरन धातु का लैटिन नाम होता है फेरम। क्या होता है? फेरम। और फेरम में से हम हटा देंगे तो फेर रह जाएगा। क्या रह जाएगा? फेर। और फेर में 8 लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? फेरेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? फेरेट। तो आगे बात समझ में आए तो यहाँ फेरेट हो जाएगा, हेक्सा साइनो फेरेट। और फिर यहाँ इसके बाद धातु की ऑक्सीजन अवस्था निकाल लेंगे। ठीक है, 6 में से 4 गया 2, ऐसे निकाल लेंगे धातु की ऑक्सीजन अवस्था। या फिर इस तरह से निकाल सकते हैं कि Fe को हम X मान लो। क्या मान लो? Fe को X मान लीजिए। पोटेशियम यहाँ कितने हैं? 4। तो 4 पोटेशियम को हम 4 × +1। भाई एक पोटेशियम में कितना आवेश होता है? एक पोटेशियम पर होता है K+। तो 4 पोटेशियम पर कितना हो जाएगा? 4 × +1 प्लस CN कितने हैं? 6। और एक पर कितना होता है? CN पर, एक CN पर होता है माइनस। तो 6 पर कितना हो जाएगा? 6 × -1। सबका बीजी योग कितना हो जाएगा? 0। ओके भाई, एक पोटेशियम पे 1+ होता है तो 4 पोटेशियम पे 4 × +1 प्लस Fe को X मान लिया जिसकी हमें ऑक्सीजन अवस्था निकालनी है, प्लस CN कितने हो गए? 6 हो गए। तो 1 पर -1, सबका बीजी योग क्या हो गया? 0 हो गया।
इसको सॉल्व कर लेंगे। 4 प्लस एक्स माइनस 6 बराबर 0, तो x माइनस 2 बराबर 0, तो x बराबर 2। तो यहाँ Fe की जो ऑक्सीकरण अवस्था है वो क्या हो गई, Fe की ऑक्सीकरण अवस्था यहाँ सेकंड हो गई। इसे रोमन संख्या में लिखेंगे, तो यहाँ हमने फेरेट के बाद रोमन संख्या में सेकंड लिख दी। तो आपको समझ में आ गया होगा K4FeCN का होल 6, जिसको हम सामान्य नाम में पोटेशियम फेरोसाइनाइड कहते हैं। सामान्य नाम में पोटेशियम फेरोसाइनाइड कहते हैं, पोटेशियम फेरोसाइनाइड, पोटेशियम फेरोसाइनाइड कहते हैं सामान्य नाम में। तो आप देख रहे हैं कि पोटेशियम फेरोसाइनाइड इसका सामान्य नाम था, लेकिन इसका जो आईयूपीएसी नाम है वो आईयूपीएसी नाम क्या हो गया, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट सेकंड हो गया। ओके, तो पहला वाला आपको समझ में आ गया होगा। बाकी के जो तीन हैं K3FeCN का होल 6, इसका देखो पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट थर्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका, पोटेशियम थोड़ा सा गैप रखेंगे दोनों आयनों के बीच में, फिर हेक्सासाइनो, फिर उसके बाद फेरेट। ऑक्सीकरण अवस्था क्या आएगी, थर्ड आएगी। क्या आएगी, थर्ड। तो आपने दूसरे संकुल यौगिक का नाम देखा, दूसरे का ये मैंने बताया। थर्ड कैसे आया, तो ये देखो यहाँ 6 में से 3 गया तो 3 आ जाएगा, ऐसे निकाल सकते हैं। या फिर इसकी ऑक्सीकरण अवस्था भी निकालने का एक सरल तरीका है। वो क्या है सरल तरीका, वो मैंने अभी बताया था कि पहला वाला जो संकुल यौगिक मैंने समझाया था आपको, उसी के अकॉर्डिंग हम समझ लेते हैं। पहला वाला जो संकुल यौगिक हमने बताया था उसी के अकॉर्डिंग समझ लेते हैं कि यहाँ पोटेशियम कितने हो गए, 3 इंटू +1 प्लस Fe क्या हो गया x, और CN 6 हो गए, 1 पर माइनस का 1, सबका बीजीय योग 0 हो जाएगा। इसके ऊपर पूरे संकुल के ऊपर कोई आवेश नहीं है तो 0 कर लेते हैं। 3 पोटेशियम का कितना होगा, 3 इंटू +1 3, Fe को x मान लिया, CN 6 है तो -6 हो जाएगा, सबका बीजीय योग 0। तो इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस के 6 हो गए ये, और ये x हो गया, ये प्लस के 3 हो गए। कितने हो गए, 3 प्लस के हो गए। तो माइनस के 6 में से 3 जाएंगे तो x - 3 बराबर 0, तो x बराबर 3 हो जाएगा। यानी यहाँ Fe की ऑक्सीकरण अवस्था क्या हो जाएगी, थर्ड हो जाएगी। Fe की ऑक्सीकरण अवस्था क्या हो जाएगी, थर्ड। यहाँ Fe कौन सी आयन में है, Fe+3 में है। किस में है, Fe+3 में है, तो यहाँ ऑक्सीकरण अवस्था थर्ड हो गई। ओके, तो K3FeCN का होल 6, जिसको सामान्य नाम है पोटेशियम फेरीसाइनाइड कहते हैं। क्या कहते हैं, सामान्य नाम इसका पोटेशियम फेरीसाइनाइड कहते हैं। क्या कहते हैं, पोटेशियम फेरीसाइनाइड। ये तो आपको पता है कि पोटेशियम फेरीसाइनाइड कैसे नाम रखा गया। आपको ये दोनों मूलक याद करने पड़ेंगे। FeCN का होल 6 के ऊपर 3 माइनस, और FeCN का होल 6 के ऊपर 4 माइनस। इसको बोलते हैं फेरीसाइनाइड एनायन, 3 माइनस वाले को, और 4 माइनस वाले को फेरोसाइनाइड एनायन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फेरोसाइनाइड एनायन। ठीक है, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई K प्लस के साथ कराएंगे तो 3 यहाँ आ जाएगा और 1 इसका यहाँ, तो इससे क्रॉस मल्टीप्लाई से क्या बन जाएगा, K3FeCN का होल 6। तो आप देख रहे हैं कि इस तरह से इसका नाम पोटेशियम फेरीसाइनाइड रख दिया जाएगा, K3FeCN का होल 6। और K प्लस का अगर हम 4 माइनस वाले से यानी फेरोसाइनाइड से क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे ऐसे, तो ये 4 तो यहाँ आ जाएगा और 1 यहाँ आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, K4FeCN का होल 6 ये हो जाएगा। इसको बोलेंगे पोटेशियम फेरोसाइनाइड, इसको पोटेशियम फेरोसाइनाइड बोलेंगे, और ऊपर वाले को क्या बोलेंगे, पोटेशियम फेरीसाइनाइड। ओके,
ये आपको मैंने सरल एग्जाम्पल बताया। इसके बाद मैं आपको बताता हूं ये वाला तीसरा, जिसका हमें IUPAC नाम रखना है Na2 NiEDTA। ठीक है, तो देखो ये सरल धनायन हो गया और ये संकुल ऋणायन हो गया। इसको वियोजित करेंगे तो 2 सोडियम धनायन बनेंगे, एक्वस जल में वियोजित करेंगे, और NiEDTA ये संकुल ऋणायन बनेगा 2 माइनस। ये संकुल ऋणायन बन गया, समझ में आ रहा है। ये तो सरल धनायन हो गया, ये संकुल ऋणायन हो गया। ओके, तो सबसे पहले हम सरल धनायन का नाम लिखेंगे तो उसमें संख्या का उल्लेख नहीं करेंगे, डाइसोडियम नहीं लिखेंगे, सोडियम लिखेंगे, केवल डाइसोडियम नहीं लिखेंगे, इसको केवल सोडियम लिखेंगे। और यहाँ पर EDTA को क्या बोले हैं, एथिलीन डाइएमीन टेट्राएसीटेटो। EDTA का पूरा नाम क्या बताया था, एथिलीन डाइएमीन टेट्राएसीटेटो, एथिलीन डाइएमीन टेट्राएसीटेटो बोलेंगे। और Na को हम बोलेंगे निकेल, और निकेल में 8 लगा देंगे, निकेलेट हो जाएगा। ऑक्सीजन अवस्था इसकी सेकंड आएगी, ये नाम हो जाएगा। आगे बात समझ में, सोडियम एथिलीन डाइएमीन टेट्राएसीटेटो निकेलेट सेकंड। और ये निकेलेट सेकंड कैसे आया, संकुल ऋणायन में धातु के नाम के अंत में 8 लगाएंगे, निकेल में 8 तो निकेलेट हो जाएगा। ऑक्सीजन अवस्था कैसे आई Na की, इस Na को X मान लेंगे, और सोडियम के 2 हैं तो 2 × +1 प्लस EDTA कितने हैं, 1 है, एक EDTA पर कितना आवेश होता है, -4, सबका बीजीयोग 0 होगा, क्या होगा 0। तो अब देखो इसको निकाल लो, 2 सोडियम पर 2 प्लस के हो गए X, और EDTA पर -4 हो गया, EDTA पर -4 आपको मैं बता चुका हूं। ये EDTA पर -4 कैसे आता है, पहले ही समझा चुका हूं इसको, ठीक है। और यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो x - 2 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा +2। ओके, तो यहाँ ऑक्सीजन अवस्था यहाँ सेकंड लिख देंगे। लास्ट वाला है ये K3FeC2O4 का होल थ्राइस, इसको मैं पहली वाली वीडियो में बता चुका हूँ। इसका नाम क्या हो जाएगा, पोटेशियम ट्राईऑक्सलेटो फेरेट थर्ड। क्या नाम हो जाएगा, पोटेशियम ट्राईऑक्सलेटो फेरेट थर्ड, ये नाम हो जाएगा। ये राजस्थान बोर्ड में कई बार आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो ये नाम सरल धनायन व संकुल ऋणायन से बने हुए हो जाएंगे। अब बात करता हूं कि सरल धनायन और संकुल ऋणायन में कुछ और भी इंपॉर्टेंट हैं, जैसे FeCN का होल 6 का होल थ्राइस, इसको हम प्रसियन नीला कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रसियन नीला। सामान्य नाम इसका क्या है, प्रसियन नीला, प्रसियन ब्लू। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड में कई बार पूछा गया है। आप देख रहे हैं कि यहाँ जो Fe है ये, और ये यहाँ पर 3 है, ये 4 इधर पहुंच जाएगा, 3 इधर पहुंच जाएगा, तो इसको वियोजित करेंगे, जल में वियोजित करेंगे तो देखो इस Fe पर क्या आ जाएगा 3+, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, ये 4 यहाँ पहुंच जाएगा, तो FeCN का होल 6 बड़ा कोष्टक के ऊपर 4-। ये जो संकुल है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 4 तो इसके ऊपर पहुंच गया और 3 इसके ऊपर पहुंच गया। आवेश निकाल लिए सबसे पहले हमने, तो आवेश में ये पहला वाला जो Fe है वो फेरिक है। कौन सा है, फेरिक। इसको हम आयरन थर्ड भी कह सकते हैं, फेरिक को क्या बोल सकते हैं, आयरन थर्ड। ओके, अब इसका नाम लिखेंगे तो क्या होगा, हेक्सासाइनो फेरेट सेकंड आयन लिखेंगे, और ये फेरिक धनायन हो गया, और ये क्या हो गया, ऋणायन। आप सेपरेट ऐसे लिख सकते हैं, फेरिक धनायन हो गया,
हेक्सासाइनोफेरेट सेकंड रेनाइन हो गया। ये 6 इसके ऊपर 4 माइनस 6 में से 4 जाएगा तो सेकंड इसकी ऑक्सीजन अवस्था आएगी। समन्वय मंडल के ऊपर आवेश और लिगेंड की संख्या, उनके आवेश और धातु की ऑक्सीजन अवस्था निकाल सकते हैं। इस Fe की ऑक्सीजन अवस्था कैसे निकालोगे? X प्लस 6Cn है, 1 पर माइनस का 1, सबका बीज योग -4। ठीक है, तो आप इस पर इस वाले पर निकाल रहे हैं, राइट साइड वाले संकुल रेनाइन पर केवल। तो x - 6 बराबर -4, तो x बराबर देखेंगे तो -6 उधर जाएगा तो 6 में से 4 जाएगा तो 2 आ जाएगा। यानी यहाँ जो Fe कौन सी ऑक्सीजन अवस्था में? सेकंड स्टेट में है। तो इसको वियोजित कर दो तो इन दोनों आयनों में बदल गया। सरल धनायन जो 3 है वो यहाँ आ गया, 4 यहाँ आ गया। ठीक है, आ गया कि नहीं? तो आवेश हमने देख लिए। अब इनकी जो कुल संख्या है, सरल धनायन की संख्या 4, इनसे कोई मतलब नहीं है। संकुल रेनाइन की बाहर की संख्या 3 है, इससे कोई मतलब नहीं है। ध्यान रखना, आयनों की संख्या से इस IUPAC नामकरण में कोई मतलब नहीं होता। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये बात है भैया, इसको आप नोट कर लेना। आयनों की संख्या का IUPAC नाम में उल्लेख नहीं करते। इसको तो ये समझ लेना, याद कर लेना इस लाइन को, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। जैसे यहाँ आयनों की संख्या 4 हो गई, फेरिक धनायनों की संख्या 4, इन संख्याओं का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, हम इसका नाम लिख रहे हैं तो देखो IUPAC नाम कैसे लिखेंगे इस ऊपर वाले का, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में ये बहुत आता है। फेरिक बोलेंगे, पहले वाले को क्या बोलेंगे? फेरिक। अब इस वाले का हेक्सासाइनोफेरेट सेकंड बोल देंगे। क्या बोल देंगे? हेक्सासाइनोफेरेट सेकंड बोल देंगे। लो कितना सरल नाम है। सबसे बढ़िया, इसको आयनों में वियोजित कर दो। आयनों में वियोजित करने के लिए ये 3 इसके ऊपर आवेश यहाँ पहुंचा दो, 4 इसके ऊपर यहाँ पहुंचा दो, तो ये Fe3+ हो गया। 4 इसके ऊपर पहुंचा देंगे तो ये फेरोसाइनाइड रेनाइन हो गया। क्या हो गया? फेरोसाइनाइड रेनाइन हो गया। और फेरोसाइनाइड रेनाइन का IUPAC नाम हेक्सासाइनोफेरेट सेकंड रेनाइन हो गया। ठीक है, धनायन से रेनाइन कैंसिल कर देंगे तो फेरिक से हेक्सासाइनोफेरेट, फेरिक हेक्सासाइनोफेरेट सेकंड ही आ जाएगा नाम। ओके, इसका जो सामान्य नाम है वो क्या है? सामान्य नाम एक तो प्रसियन नीला बता दिया मैंने, दूसरा फेरिक फेरोसाइनाइड भी होता है, फेरोसाइनाइड। एक और नाम ये है, दूसरा क्या है? प्रसियन नीला। क्या है? प्रसियन नीला। ये RPSC सेकंड ग्रेड में भी पूछा गया है। RPSC सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, नीट, ठीक है, IIT, इनमें ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखें, यहाँ 4 यहाँ 3, 43 आएगा इसमें प्रसियन नीला में। Fe4 FeCN का होल 6, यहाँ 3 आएगा, यहाँ 4 आएगा, 43 ये प्रसियन नीला का होता है। ऐसा ही बिल्कुल रिलेटेड एक और मैं आपको सूत्र बता रहा हूँ, ये आपको समझ में आ गया होगा प्रसियन नीला का। तो यहाँ 4 की जगह 3 हो जाएगा, 3 की जगह 2। ठीक है, तो देखो उसको मैं बता रहा हूं। यहां Fe4 की जगह 3 हो जाएगा, एक कम, और FeCN का होल 6 का होल ट्वाइस। ठीक है, इसका सामान्य नाम पता है क्या होता है? ये 2 वाला यहां आएगा तो फेरस। ठीक है, ये सामान्य नाम बता रहा हूं। और 3 यहां आ जाएगा फेरिसाइनाइड, फेरस फेरिसाइनाइड तो हो गया सामान्य नाम। ठीक है, ये सामान्य नाम हो गया इसका, फेरस फेरिसाइनाइड। दूसरा है इसका ट्रम्बुल्स नीला। क्या है? टर्म्बुल्स नीला। टर्म्बुल्स साइंटिस्ट का नाम है टर्म्बुल्स ब्लू।
अब इसका हमें आईयूपीएसी नाम रखना है, तो आईयूपीएसी नाम रखने के लिए सबसे पहले इसको वियोजित कर दो, 3 तो इसके आवेश यहाँ जाएगा, 2 यहाँ जाएगा। इन संख्याओं को केवल आवेश के रूप में देखना है। तो बताओ Fe कौन से आयन वाला है? +2 वाला है। इसको क्या बोलेंगे? फेरस। क्या बोलेंगे? फेरस धनायन। फेरस धनायन का एक और नाम क्या होता है? आयरन सेकेंड। क्या होता है? आयरन सेकेंड। और दूसरा इसका जो आयन है वो कौन सा है? FeCN का होल 6 बड़ा कोष्टक के ऊपर यहाँ 3- इसको फेरिसाइनाइड ऋणायन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फेरिसाइनाइड ऋणायन। लेकिन इसका आईयूपीएसी नाम लिखेंगे तो क्या होगा? हेक्सासाइनोफेरेट थर्ड आयन। हेक्सासाइनोफेरेट थर्ड ऋणायन। अब धनायन से ऋणायन कट जाएगा, इसको दोनों को सम्मिलित करके आप लिख दो। फेरस को ले आओ, हेक्सासाइनोफेरेट थर्ड लिख दो। तो देखो आईयूपीएसी नाम इसका ये हो जाएगा, ये 2 इधर आएगा तो ये फेरस है Fe। फेरस की जगह आप आयरन सेकेंड भी लिख सकते हैं। और थोड़ा सा गैप देंगे धनायन और ऋणायन के नाम लिखने में, सरल धनायन और संकुल ऋणायन के नाम लिखने में। फिर इसको बोलेंगे हेक्सासाइनो और ये हो जाएगा फेरेट थर्ड। आगे बात समझ में? तो यहाँ फेरेट ये थर्ड हो गया। तो ये थर्ड वाला मैंने कैसे निकाला? इन दोनों को इस तरह से वियोजित कर दो। तो ऐसे इसको यहाँ ऑक्सीजन अवस्था 6 में से 3 घटा देंगे तो थर्ड आ जाएगी। इस वाले की ऑक्सीजन अवस्था ऐसे निकालेंगे, X + 6 CN है, 1 पर माइनस का 1 सबका बीज योग -3 जो इसके ऊपर आवेश है। तो X - 6 = -3। तो X = 6 में से 3 गया तो कितना आ जाएगा? 3। तो यहाँ Fe की ऑक्सीजन अवस्था है वो कितनी है? थर्ड है। Fe कौन सी स्टेट में? +3 में, यानी थर्ड ऑक्सीजन अवस्था है इसकी। ठीक है, तो ये थर्ड ऑक्सीजन अवस्था है। एक ऑक्सीजन अवस्था निकालने का तरीका तो ये है वियोजित करने का। पता है एक और इसका नाम ये भी हो जाएगा, फेरस की जगह आयरन सेकेंड भी ले सकते हैं, आयरन सेकेंड। और सेम टू सेम इसको उतार दो, हेक्सासाइनो फेरेट थर्ड। ठीक है, इसको हम फेरस कहते हैं और इसको हेक्सासाइनो और ये फेरेट थर्ड हो जाएगा। और इसको हम आयरन सेकेंड और ये हेक्सासाइनो फेरेट थर्ड। ओके, तो दोनों के मैंने आपको नाम बताए। ये आज मैंने आईयूपीएसी नामकरण सरल धनायन व संकुल ऋणायन से निर्मित संकुल यौगिकों के लिए बताया, जिनमें प्रसियन नीला और टर्मुल्स नीला बहुत ही इंपोर्टेंट है ये दोनों। ठीक है, इनको अच्छी तरह से याद कर लेना। पहले वाले का प्रसियन नीला का तो फेरिक हेक्सासाइनो फेरेट सेकंड हो जाएगा। प्रसियन नीला का क्या हो जाएगा? रट लो उसको, फेरिक हेक्सासाइनो फेरेट सेकंड। और टर्मुल्स नीला का फेरस हेक्सासाइनो फेरेट थर्ड हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद मैं आपको बताता हूं एक और Na2FeCN का होल 5NO+। इसका सामान्य नाम होता है सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। ठीक है, आप इसको देखो, इसको वियोजित कर देंगे तो कितने सोडियम धनायन प्राप्त होंगे? 2 सोडियम धनायन प्राप्त होंगे। ठीक है, जल में वियोजित करेंगे और इसके ऊपर देखेंगे तो FeCN का होल 5 और NO+ बड़ा कोष्टक के ऊपर देखो, 1 सोडियम पर 1 प्लस, तो 2 सोडियम पर कितने होंगे? 2 प्लस। तो बदले में इसके ऊपर कितना आ जाएगा? -2। ऐसे आवेश लिख देते हैं, 1 सोडियम धनायन पर 1 प्लस, तो 2 पर कितने हो जाएंगे? -2। तो दूसरा संकुल ऋणायन है। संकुल ऋणायन में धातु के नाम के अंत में क्या लगाएंगे? 8। तो पहले इसका नाम लिख लेते हैं, यहां पर पेंटासाइनो, पेंटासाइनो
और NO प्लस का नाम है नाइट्रोसिलियम। क्या नाम है? ये धनायन है नाइट्रोसिलियम। और Fe को बोलेंगे फेरेट। क्या बोलेंगे? फेरेट। अब इसकी ऑक्सीजन अवस्था निकाल लेंगे। ऑक्सीजन अवस्था देखो कैसे निकालेंगे। यहाँ Cn के कितने हो गए? 5 माइनस के 5। और Fe को X मान लिया। और NO का कितना है? 1 है NO प्लस, लेकिन इस पर एक आवेश होता है। सबका बीजीओ कितना है इसके ऊपर? -2। Fe को X मान लिया। Cn 5 हो गए। एक साइनाइड पर -1 होता है तो 5 पर -5 हो जाएगा। चाहे इसको ऐसे लिख लो 5 × -1। एक साइनाइड पर कितना होता है? -1 प्लस 1 NO नाइट्रोसिल पे प्लस का 1 है तो 1 × +1 हो गया। सबका बीजीओ -2। इसको सॉल्व कर लेंगे तो x - 5 + 1 = -2। तो x में से ये -5 में से ये चला जाएगा तो -4 = -2। इसको पक्षांतरण करेंगे तो -4 उधर जाएगा तो 4 में से 2 गया तो कितने आ जाएंगे? 2। तो यहाँ जो Fe की ऑक्सीजन अवस्था है वो +2 यानी सेकंड स्टेट है। क्या है? तो यहाँ Fe की स्टेट सेकंड है तो हमने यहाँ फेरेट सेकंड लिख दिया। क्या लिख दिया? फेरेट सेकंड। अब इन दोनों को लिख दो IUPAC नाम में। बहुत आसान है। क्या सोडियम की संख्या का उल्लेख करोगे? नहीं करेंगे। यहाँ डाइसोडियम नहीं लिखेंगे। क्या लिखेंगे? केवल सोडियम। धनायन की संख्या का उल्लेख नहीं करते, ध्यान रखना। अब इसमें नाम लिख दो। Cn कितने हो गए? 5। तो पेंटासाइनो हो जाएगा। और NO को क्या बोले? NO प्लस को नाइट्रोसिलियम। और ये हो गया फेरेट सेकंड। तो आप देख रहे हैं कि सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड का जो IUPAC नाम हुआ वो क्या हुआ? सोडियम। ये धनायन का नाम। फिर ऋणायन के नाम में थोड़ा सा गैप रखेंगे। पेंटासाइनो नाइट्रोसिलियम और फेरेट सेकंड। तो आज की वीडियो में मैंने आपको सरल धनायन और संकुल ऋणायन से निर्मित संकुलों का बिल्कुल डिटेल स्टडी किया। आप इसको वीडियो को पढ़ेंगे। इस वीडियो को लाइक, कमेंट्स, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे और इसको बार बार पढ़ेंगे तो ये और अच्छी तरह से समझ में आएगा। ओके, बाय।